Hello friends, welcome to my channel Social at Ease. Now we are going to study part number 6 of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. Now we are going to study 1848 Revolt of Liberals. अब इसमें क्या है, इसमें हम जैसे जर्मनी के बारे में अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जर्मनी यूनिफिकेशन प्रोसेस अभी यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। कि मतलब सबसे पहले कि जर्मनी की सिचुएशन बताएंगे कि वहाँ पे किस तरीके से लोगों ने इलेक्शन वगैरह होते थे। उसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट यूनिट में पहुँचेंगे, नेक्स्ट यूनिट में पूरा का पूरा यूनिफिकेशन हमें एक्सप्लेन किया गया है। हमने फ्रांस में यहाँ तक लुइस फिलिपी तक हमने देख लिया कि वहाँ पे किस तरह से उसको भी हटा दिया गया, फिर रिपब्लिकन आ गई। तो अब इसी तरीके से अब हम जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। तो जर्मनी में जो स्टार्ट होता है वो 1848 की रिवोल्यूशन से स्टार्ट होता है। अभी जो रिवोल्यूशन था ये लिबरल्स का था। ये लिबरल्स आप सबको पता है, जो आपको पता है कि लिबरल्स कौन थे। जो मिडिल क्लास थी वो मेनली हमारे लिबरल्स में कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी उच्च विचारों वाली थी और वो अब जो सोसाइटी है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी चाह रही थी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से जर्मनी का जो यूनिफिकेशन प्रोसेस था वो कैसे स्टार्ट हुआ, और उससे पहले जो इलेक्शन वगैरह थे और रिवोल्यूशन था, एक बार हम उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। हमें यहाँ पे एक जर्मनी का छोटा सा बैकग्राउंड दिया है कि जितने भी मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रोस्परस आर्टिशंस थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब मिलकर जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करेंगे। जर्मन नेशनल असेंबली से हम सिंपली कह सकते हैं कोई पार्टी वगैरह होगी। उन्होंने कहा कि अब भाई हम इसको सपोर्ट करेंगे, इसको वोट करेंगे। उन्होंने भी ऐसे ही करा। उन्होंने भी सब इन तीनों लोगों ने मिलकर फ्रैंकफर्ट सिटी में आकर डिसाइड किया कि वो जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करेंगे। अब आया जैसे कि हम सबने हमें देखा कि जो इतने भी वो थे प्रोफेशनल्स थे, आर्टिशंस थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनको ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को वोट करेंगे। तो ऐसा ही हुआ कि वो वोट जीत गए। अब 1848 को क्या हुआ कि जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जो ऑल जर्मन नेशनल पार्टी के थे, वो क्या हुआ, उन्होंने जो फ्रैंकफर्ट का जो पार्लियामेंट था वहाँ पे जाकर उन्होंने अपनी सत्ता बनाई। अब उन्होंने क्या करा, सबसे पहला काम उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उन्होंने जर्मन नेशनल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही मतलब जो ड्यूटीज़ थी वो दी जा रही थी सभी को। अब जैसे ही फ्रेडरिच विलियम फोर्थ को उसकी ड्यूटीज़ दी गई, जो कि कौन थे, किंग ऑफ प्रूशिया थे। इसको ध्यान रखना है कि पर्शिया का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यूनिफिकेशन में जर्मनी का। जो किंग ऑफ पर्शिया थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उन्होंने जो को जब ड्यूटीज़ मिली तो उन्होंने उन ड्यूटीज़ को रिजेक्ट कर दिया। कहा कि मैं ये ड्यूटीज़ नहीं लूँगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था ये जो ड्यूटीज़ हैं ये कुछ मोनार्की के टाइप की हैं, मीन्स जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही नहीं है। तो सबके अपने अपने मायने होते हैं, उनको ये लगा। तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट करके जितने भी मोनार्क्स थे उनको ज्वाइन कर लिया, और जो भी उनको अपोज करने लगे जो भी इलेक्टेड असेंबली थी। ऐसा हुआ तो जो मिडिल क्लास थी, भाई सोशल ऑर्डर तो सारा बिगड़ चुका था, क्योंकि जिसको मेन ड्यूटीज़ जाने वाली थी, जो किंग था प्रूशिया का, उसने इनको रिजेक्ट कर दिया। तो भाई सारा सोशल ऑर्डर बिगड़ चुका था। तो जो मिडिल क्लास थी वो आगे आई और उसने अपना रूल अब जैसी मिडिल क्लास आ गई भाई उसने अपना रूल कर लिया। अब जैसे रूल हुआ, जो आर्टिशंस थे, मर्चेंट्स थे, जिन्होंने डिसाइड किया था कि वो ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को वोट देंगे, तो उनका जो भी डिमांड्स थी वो सब खत्म हो गई। तो जो भी इनकी डिमांड्स थी आर्टिशंस की, मर्चेंट्स की, उन्हें रिजेक्शन मिला, उन्हें पूरा नहीं किया गया मिडिल क्लास की साइड से। तो मीन्स अब काफ़ी ज़्यादा रिवोल्टिंग हो चुका था। अब लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, कहा था कि ये क्या कर दिया, हमने जो सोचा था कि अगर ऑल जर्मन नेशनल पार्टी आएगी तो हमारी ये डिमांड्स पूरी होंगी, पर मिडिल क्लास आ गई, उसने हमारी एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो गई थी। अब इसी बीच यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ वुमेन। जो वुमेन थी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्स किया। उनका कॉन्ट्रोवर्सी का मेन रीज़न ये था कि उन्हें वोटिंग और पॉलिटिकल राइट्स होल्ड करने के लिए इजाज़त चाहिए थी, उनको इस चीज़ का राइट नहीं था। अब विमेंस को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, कहा कि भाई हमें भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, हमारे पास भी वोटिंग राइट्स होने चाहिए। तो उन्होंने अपने मेन 2 वेपन बनाए, पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड देयर ओन न्यूज़पेपर। दे फाउंडेड देयर ओन न्यूज़पेपर एज देयर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन एवर टू स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स एंड देयर वोटिंग राइट्स। इन दिस वे, इसी तरीके से करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, भाई सबको अब उनकी सुननी पड़ी। अब जब उनकी सुनी तो उन्हें काफ़ी कम राइट्स दिए गए।
अब वुमेन को उनके 2-4 राइट्स मिले। उन्हें एक राइट ये मिला कि उन्हें सफरेज राइट मिल गया, मीन्स राइट टू वोट। अब वो वोट कर सकती थी। और दूसरी चीज़ उन्हें ये मिली, जब उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में कहा तो उन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि आप जो बालकनी है रूम पार्लियामेंट की, आप केवल वहाँ खड़े होकर जो भी पार्लियामेंट में हो रहा है बिना किसी इंटरप्रिटेशन के आप वहाँ चुपचाप खड़े होकर देख सकती हैं क्या चल रहा है। आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा या फिर आप अपने व्यूज़ नहीं रख सकती, बस आपको सिर्फ देखने का राइट मिल रहा है। जो विमेन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी इस चीज़ से। उन्होंने कहा कि चलो हमारे पास तो कुछ नहीं था इनमें से, हमें इतना भी कुछ मिल गया, इट्स बेटर। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इमेज में, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट चल रहा है नीचे काफ़ी ज़्यादा, ऊपर बालकनी में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। वो जो भीड़ है वो सारी लेडीज़ खड़ी हुई वो नीचे ऑब्जर्व कर रही हैं कि पार्लियामेंट में चल क्या रहा है, क्या स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही हैं। अब आता है हमारा जर्मन यूनिफिकेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जर्मन यूनिफिकेशन के मेन 2 पिलर कहे जाते हैं। पहला पिलर है ओटो वन बिस्मार्क, जो कि मिनिस्टर थे प्रूशिया के, और जंकर्स ऑफ प्रूशिया। जंकर्स कौन थे? लार्ज लैंड ओनर्स। ये काफ़ी ज़्यादा जो अमीर लोग थे जंकर्स कहा जाते थे, जो प्रूशिया के थे। मेनली हम ये कहेंगे जितना भी जर्मन यूनिफिकेशन का काम हुआ सब पर्शिया के अंदर हुआ। पर्शिया की आर्मी थी, ब्यूरोक्रेसी थी। यहाँ पे 3 साल तक लड़ते रहे लोग। 3 साल तक यहाँ लड़ाई रही, यहाँ 3 लड़ाई लड़ी गई जो कि 7 सालों तक चली। अब ये जो 3 लड़ाई थी 7 सालों तक स्प्रेडेड रही। जो पर्शिया थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जर्मनी का। ये जो लड़ाई थी ये किस के बीच में थी? पर्शिया को जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए 3 लड़ाई लड़नी पड़ी 7 साल तक। किससे? ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से। लास्ट में पर्शिया की जीत हुई, इसका मतलब यूनिफिकेशन प्रोसेस जर्मनी का कंप्लीट हो गया। ये तो सिंपल स्ट्रगलिंग प्रोसेस था। अब इसके बाद थोड़ा सा और एक पैराग्राफ आता है इंपॉर्टेंट, उसको एक बार और देख लेते हैं। फाइनली 18 जनवरी 1871 की डेट आई। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मतलब ओटो वन बिस्मार्क थे, जो सब मिनिस्टर से की लड़ाई हो चुकी थी, डेनमार्क से भी, ऑस्ट्रिया से भी, फ्रांस से भी, 7 सालों तक 3 लड़ाई उन्होंने लड़ ली थी। अब लास्ट में जो थी हमारी पर्शिया जीत चुकी थी। जो पर्शिया थी उसकी जो मिनिस्टर वगैरह थे सभी लोग हॉल ऑफ मिरर में इकट्ठे हुए। वहाँ पे जो न्यू किंग था जर्मनी का, कौन बना? केसर विलियम फर्स्ट। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी पर्शिया का था। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जर्मनी प्रोसेस में पूरी कंट्री अगर पूछी जाती है कि इस कंट्री का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था पूरे जर्मन यूनिफिकेशन में, तो वो पूरी पर्शिया है, क्योंकि पर्शिया ने लड़ाई लड़ी उसकी तरफ से, उसके जंग करते उसे सपोर्ट करा। लास्ट में किंग भी वही बना। और जब स्टार्टिंग में जब हमने देखा था फ्रेडरिक विलियम वन, जिन्होंने डिनाई किया था, जो भी उन्हें ड्यूटीज़ दी जा रही थी वही पर्शिया का ही था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने ही भी कुछ भी काम हुआ वहाँ पे जर्मनी का, वो सब पर्शिया की हेल्प से ही हुआ। अब हमारा इटली यूनिफिकेशन प्रोसेस रह गया। इटली यूनिफिकेशन प्रोसेस हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आज आपको एक प्लस बोनस पॉइंट देने वाली हूँ। मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप अपने आंसर सिस्टी के आंसर्स में काफ़ी ज़्यादा स्पाइस डाल सकते हैं, काफ़ी अपने जो आंसर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बना सकते हैं। ये खाने वाला क्रिस्पी नहीं है, ये आंसर्स में जो क्रिस्प मीन्स पढ़ने वाले को मज़ा आए, आप अपने आंसर्स को इस तरह से बना सकते हैं। जब भी आप अपने एसएसटी में अपने आंसर्स लिखें, आपको इन बातों का ध्यान रखें। Whenever you answer any question, always use CER. What is CER? C stands for claim, E stands for evidence, R stands for reasoning. क्लेम मीन्स जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें और उस क्वेश्चन को अपने सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखें कि हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सपोर्ट करते हैं। फिर एविडेंस लिखना है। अगर आपको एविडेंस में क्या, आपको एविडेंस ज़रूर मेंशन करना है हर कोई क्वेश्चन में। ये आपके क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, फैक्ट्स डाल सकते हैं, फिगर्स डाल सकते हैं। यहाँ पे किसी फेमस जो भी लीडर है उसी का कोई कोटेशन उस चीज़ से रिलेटेड आपको लर्न है तो आप उसको भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और रीजनिंग में आप अपने व्यूज़ डालिए, एनालिसिस कीजिए उन चीज़ों को और फिर एक्नॉलेजमेंट दीजिए। अब सिंपल से एग्जांपल हम पर्शिया का लेते हैं। पर्शिया ने क्या करा, उसने सब कुछ जर्मन यूनिफिकेशन में हेल्प करा। आपको क्वेश्चन मिलता है कि हाउ कैन यू कंक्लूड दैट पर्शिया इज़ वेरी हेल्पफुल इन यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ जर्मनी। तो सबसे पहले आइडिया आपको जो क्वेश्चन में क्या दिया है कि पर्शिया ने जर्मनी की हेल्प करी, तो सिंपली आप उसको लिखिए यस आई एग्री दैट पर्शिया हैज़ हेल्प्ड जर्मनी इन इट्स यूनिफिकेशन प्रोसेस। आप इसमें फिर एग्जांपल दे सकते हैं, ओटो वन बिस्मार्क का दे सकते हैं, पर्शियन आर्मी है, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जो उसके 7 ईयर्स
कि जो 3 वॉर्स थी उनको आप दे सकते हैं, वो सबके फैक्ट्स भी आ जाएंगे, फिगर्स भी आ जाएंगे, एग्जांपल्स भी आ जाएंगे। और रीजनिंग में आप ये भी दे सकते हैं। आप अपनी आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है कि आप अपने आंसर को कितने अच्छे से लिख सकते हैं, एनालिसिस आप उसका कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि किस तरीके से पर्शिया ने जर्मनी के हर एक प्रोसेस में उसका हेल्प किया, चाहे वो वॉर हो या फिर वो रूल हो, और लास्ट में भी उसने पर्शिया पे अपना रूल करा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं CER यूज़ करके।